डिटर्मिनेंट हो चुका था, और क्या क्या देखा था हमने? कोफैक्टर, माइनर, एडजॉइंट, इनवर्स। इनवर्स निकालना सीख गए थे सभी। सिस्टम ऑफ इक्वेशन निकालना पेंडिंग था, ठीक है, तो वो आज प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। और कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसको भी प्रैक्टिस करना है। पहले हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे आ जाते हैं, उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हेडिंग डालो, हेडिंग डालना सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, solution of system of linear equation using inverse of a matrix, using inverse of a matrix, solution of system of linear equation, solution of system of linear equation using inverse of a matrix। क्या ये नोट कर लिया सबने हेडिंग? अब समझो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो जब आप लोग क्लास 10th में थे, आप लोग इस तरह की इक्वेशन पढ़ते थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। याद होगा सबको? क्या कहते थे इन इक्वेशंस को? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। याद आया? जब हम इनका सॉल्यूशंस निकालते थे तो इनका सॉल्यूशन तीन तरह का निकलता था। या तो हो सकता था कि आपको x और y की एक यूनिक वैल्यू मिले, मतलब क्या होता था? यूनिक सॉल्यूशन। याद आया? उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता था? जो दो लाइंस बनती थी, इनफैक्ट ये दोनों इक्वेशन दो लाइंस के ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लाइन के ग्राफ बनते थे वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी, एक पॉइंट पे कट करता था, और जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका जो कोऑर्डिनेट है वही इसका सॉल्यूशन होता था। याद आया ये? दूसरा क्या हो सकता था? मान लो ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही है, तो इसको क्या बोलते थे? कोइंसिडेंट लाइंस। याद आया? तो उस समय हमें कितने सॉल्यूशन मिलते थे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन क्या आती थी? जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। पैरेलल हो जाए तो कितने सॉल्यूशन मिलते थे? नो सॉल्यूशन। याद आया? ये आपने सॉल्व किया था, 10th में पढ़ा था ये सब चीजें, ठीक है। और एक और वर्ड आता था कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। ये वर्ड याद है क्या? कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। हम कब कंसिस्टेंट बोलते थे? जब आपको एटलीस्ट सॉल्यूशन मिले तो वो कंसिस्टेंट कहलाता था। सॉल्यूशन कहां पर मिलेगा? इन दोनों कंडीशन में, या तो यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। जब पैरेलल होगा मतलब नो सॉल्यूशन, तो उसको हम क्या बोलते थे? इनकंसिस्टेंट। याद आए ये सारी चीजें? अब ये जो चीजें थी ये 2D के लिए थी। 2D मतलब जब आपकी लाइन 2 डायमेंशनल स्पेस में है, मतलब ये बोर्ड के अंदर है। लेकिन अगर आपकी लाइन 3D में हो तो उसमें तीसरा एक्सिस भी आ जाएगा। कौन सा? Z एक्सिस। तब आपकी जो लाइन की इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से हो जाएगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0, और a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस d3 इज इक्वल्स टू 0। मतलब इसका भी एक रूल है, जितने अननोन है, जितने वेरिएबल हैं, उतनी ही इक्वेशन चाहिए, तभी उसका सॉल्यूशन मिलता है। जैसे यहां पर दो अननोन थे x और y, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए सॉल्यूशन निकालने के लिए। अगर तीन अननोन है x y z, तो हमें तीन इक्वेशन चाहिए सॉल्यूशन निकालने के लिए। समझ में आ गया ये चीज? तो हम यही देखेंगे आज की क्लास में कि दो वेरिएबल वाले इक्वेशन को मैट्रिक्स यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे, और तीन वेरिएबल वाले इक्वेशन को मैट्रिक्स यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया ये चीज? जिसमें ये वाला पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ये मान लो कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में से होगा ही, ये फिक्स है। क्योंकि ये एक क्वेश्चन पूरा के पूरे डिटर्मिनेंट चैप्टर का स्टार्ट टू एंड हर टॉपिक कवर कर देता है। समझ में आ गया ये चीज? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले 2x2 वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड पे। तो सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन दी गई है आप इसे तीन मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे। पहला मैट्रिक्स होगा मैट्रिक्स ए, जिसको हम कहेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स।
और ये जो मैट्रिक्स ए है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसमें हम वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को लेंगे। जैसे यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये आ गया 1। यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है 2, यहां पर x का कोफिशिएंट है 2, यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है 3। समझ में आ गया ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो अगर दो वेरिएबल वाला इक्वेशन है तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2। 3 इक्वेशन वाला है तो क्या हो जाएगा ऑर्डर 3/3। समझ में आ गया। सेकेंड मैट्रिक्स हम लेंगे वेरिएबल मैट्रिक्स, जिसको डिनोट करेंगे x से, वेरिएबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर वेरिएबल मैट्रिक्स x है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स होगा और इसमें वेरिएबल्स को लिखा जाएगा कॉलम में। तो पहला वेरिएबल कौन सा है x, दूसरा वेरिएबल कौन सा है y। तो यहां पर आ जाएगा x और यहां पर आ जाएगा y। क्या ये समझ में आ गया। और आखिरी जो मैट्रिक्स होगा वो इक्वल्स टू के राइट साइड वाला मैट्रिक्स है। तो इक्वल्स टू के राइट साइड में मतलब क्या रहे यहां पर 2 और 3, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे b से, और इसे कहते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स। और ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो यहां पर एंट्रीज क्या क्या आ जाएंगी 2 और ये आ जाएगा 3। क्या ये सबको समझ में आ गया कैसे रिप्रेजेंट करना है। और यहां पर बीच में इक्वल्स टू का सिंबल आएगा, बिकॉज ax इज इक्वल टू b है। ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होंगे, रिजल्ट इसके बराबर होगा। क्या ये प्रोसेस क्लियर हो गया सबको। अब आते हैं ऑर्डर पे। तो ये बताओ इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स है तो इसलिए 2/2। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज हैं मतलब 2 और एक कॉलम है मतलब 1। इसका ऑर्डर क्या है 2/1। क्या ये क्लियर हो गया सबको। तो ये हो गया। अब देखो मैट्रिक्स और इनवर्स को कैसे यूज करेंगे। अब अगर मान लो मुझे x की वैल्यू चाहिए, मुझे x चाहिए ना, मैट्रिक्स x, तो मुझे a को उधर भेजना पड़ेगा। तो अगर मैं a को उधर भेजूंगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर b/a। समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे होता है ना अलजेब्रा में। लेकिन मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते, हमने नहीं पढ़ा मैट्रिक्स का डिवीजन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 1/a है उसको हम लिखेंगे a इनवर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ गया। और यहां पर ये क्या आ जाएगा b, a इनवर्स b। मतलब हम मैट्रिक्स a का निकालेंगे इनवर्स और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे b से, जिससे हमको क्या मिल जाएगा वेरिएबल मैट्रिक्स x का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये कंसेप्ट यहां पर अप्लाई होगा। तो ये चीज नोट डाउन कर लो, जो मैंने अभी यहां तक लिखा है वो चीजें यहां पर लिखो। x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। अच्छा, इनवर्स निकालने में सबको तो क्लियर है। तुमको आता है नहीं आता होगा शायद। आता है इनवर्स निकालना नहीं आता तो तुम दोनों को समझा दूंगा मैं भी, समझ लेना। जिनको आता है इनवर्स निकालना वो स्टार्ट कर दो, ए इनवर्स फाइंड आउट करो एंड देन मल्टीप्लिकेशन। अनुष्का तुमको आता है इनवर्स निकालना। नहीं आता, चलो ठीक है मैं बता रहा हूं। यहां तक हो गया। चलो अब इधर ध्यान से देखना जिनको इनवर्स निकालने में डाउट है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है हम उसको अच्छे से लिख देते हैं। ये है 1 2 2 3 और इसके इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 इनटू एडजॉइंट है। तो जैसे मैंने बताया, हो सकता है अगर आपने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा हो, मैट्रिक्स नहीं पढ़ा हो, तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी, लेकिन 2-3 क्वेश्चन के बाद आप लोग कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरे लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, डिटर्मिनेंट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो यहां पर ये ए इनवर्स हो गया। फॉर्मूला है 1 ये जो 2 सिंबल देख रहे हैं इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ए डी जे जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एडजॉइंट ए।
मैं दोनों चीजें बताता हूं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, तो जब हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो इस तरीके से लिख देते हैं, ये 1 2 2 3, मतलब जो था जैसा था वैसे ही है, खाली ब्रैकेट को हटा के मैंने दो वर्टिकल लाइंस बना दी, तो इसको हम डिटर्मिनेंट बोल देंगे। ब्रैकेट है तो उसे मैट्रिक्स कहेंगे। ये समझ में आ गया। अब इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, सॉल्व करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 1 into 3 हो जाएगा, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 2 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। हमेशा सेम रूल, ये क्रॉस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये कितना हो जाएगा 1 into 3, ये आ जाएगा 3 और -4, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब ये वाली वैल्यू मिल चुकी है। ये क्लियर हो गया कैसे निकालना है डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट हमें निकालना है इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए भी मैं यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का जो प्रोसेस होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप वन होता है हमें निकालना होता है कोफैक्टर्स, जिसे हम A11 A12 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमें एडजॉइंट ए के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है, A11 A12 A21 A22 और होल ट्रांसपोज, मतलब सारे कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज करना, इससे एडजॉइंट मिलता है। तो पहले मैंने फॉर्मूला बताया, अब देखो कोफैक्टर कैसे निकलेगा। हाँ, तो तुम लोग आगे सॉल्व करते जाओ। आया क्या किसी का आंसर? हाँ, अब देखो यहां पर हमारे पास जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए 1 2 2 3, इसके कोफैक्टर्स, स्टेप वन मैंने क्या बोला, कोफैक्टर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल A11। तो ये कोफैक्टर इस वाले एलिमेंट का होगा, ठीक है। इस एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड कर देंगे, तो जो एलिमेंट बच गया वो उसका कोफैक्टर हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया 3। ओके, अब अगर मान लो, इसमें भी कई सारी चीजें हैं, कई सारे रूल्स हैं, मैं बताऊंगा उसको। यहां पर आ गया 3। अब अगर मान लो मुझे नेक्स्ट एलिमेंट मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो इसको मैं डिनोट करूंगा A12 से। क्यों 12? क्योंकि ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए इस एलिमेंट के रो और कॉलम को हाइड कर देंगे, तो जो बच जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पर 2, तो वो हो जाएगा उसका कोफैक्टर। समझ में आ गया। अभी मैं थोड़ी सी जगह रखा हूं यहां पर, उसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा हो गया मेरे पास, ये वाला हो गया नेक्स्ट एलिमेंट। तो इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसलिए इसके कोफैक्टर को A21 से डिनोट करेंगे। अब इसका कोफैक्टर निकालने के लिए इसके रो और कॉलम को हाइड कर देंगे, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2, तो इसका कोफैक्टर आ गया 2। समझ में आ गया। लास्ट एलिमेंट कौन सा हो गया 3। तो 3 का अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है तो उसका पोजीशन क्या है, उसका पोजीशन है A22, बिकॉज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो उसके रो और कॉलम को हाइड कर देंगे। जो एलिमेंट बच गया, क्या बच गया यहाँ पर 1 बच गया, तो उसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा 1। आया समझ में। तो एक्चुअली में जो अभी मैंने टर्म्स निकाले हैं ये कंप्लीट नहीं है, कोफैक्टर नहीं है, इसमें एक फाइनल स्टेप बचा हुआ है। अब आपको क्या देखना है, जैसे ये 1 और 1 है, ये नंबर अगर इवन आ रहा है तो ये जो टर्म है वो करेक्ट है, वही कोफैक्टर है। लेकिन अगर ये 1 + 2, ये नंबर क्या आ गया, ऑड आ गया। ऑड आ गया तो बाहर में हम क्या लगा देंगे, माइनस, और अगर माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। कोफैक्टर निकालने के लिए फाइनल स्टेप ये वाला है। जैसे ये 2 1 है, 2 + 1 क्या आ गया 3, ऑड है, मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस। 2 + 2 इवन है, मतलब ये वाला टर्म क्या आ जाएगा प्लस। समझ में आ गया सबको ये। तो पहला स्टेप मैंने क्या बोला, कोफैक्टर निकालो, कैसे निकालना है ये समझ में आ गया। दूसरा स्टेप क्या है, एडजॉइंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करो, ADJ ऑफ A, और यहां पर सारे कोफैक्टर को जमा दो जो हमने निकाले। A11 तो यहां पर आ गया 3, A12 की वैल्यू कितनी आई -2, A21 की वैल्यू कितनी आई -2, A22 इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, और ऊपर में देखो मैंने एक T लिखा है, ये T का मतलब होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम में बदल देते हैं।
तो जैसे ही हमारा जो फर्स्ट रो था, फर्स्ट रो क्या था 3 - 2, वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 3 - 2। क्लियर हो गया? जो हमारा सेकेंड रो था वो क्या बन जाएगा, सेकेंड कॉलम बन जाएगा, और ऊपर से ट्रांसपोज का सिंबल हट जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स बना इसे हम कहेंगे एडजॉइंट ए मैट्रिक्स। समझ में आ गया ये चीज? अब इसको निकालने का एक शॉर्टकट भी है, बहुत इजी मेथड है, लेकिन वो 2x2 के लिए एप्लीकेबल है। समझो कैसे। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास ये मैट्रिक्स ए दिया है, सुनना ध्यान से, मैट्रिक्स ए है, क्या करो इन दोनों नंबर्स को स्विच कर दो, 1 और 3 को एक्सचेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा वो 3 और 1। इन दोनों नंबर्स के साइन को बदल दो, तो 2 2 था तो क्या कर दोगे उसको -2 -2, और डायरेक्टली एडजॉइंट निकल जाएगा। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ कहां पर एप्लीकेबल होगा, जब आपका 2x2 वाला मैट्रिक्स होगा तभी एप्लीकेबल होगा। समझ में आ गया ये चीज? तो अभी हमने एडजॉइंट निकाला, इनवर्स नहीं निकाला है। इनवर्स निकालने का मैंने फॉर्मूला क्या बताया, ए इनवर्स क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने कितना निकाला था -1, तो यहां पर आ जाएगा 1/-1, और एडजॉइंट ए मतलब ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स है 3 -2 -2 एंड 1। समझ में आ गया? तो ये वाला जो -1 है, 1/-1 या -1 जो भी बोलो, ये जब अंदर जाएगा तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और हर एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये टर्म बन जाएगा -3, ये टर्म बन जाएगा +2, ये टर्म बन जाएगा +2, और ये वाला टर्म बन जाएगा -1। तो इस तरीके से हम ए इनवर्स निकालेंगे। समझ में आ गया? तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट, फिर क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट, फिर यूज करना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला, फिर मिलेगा ए इनवर्स। और ए इनवर्स को क्यों निकाल रहे थे हम, ताकि उसको यूज करके हम क्या कर सके, इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सके। तो देखो सॉल्यूशन के लिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, सॉल्यूशन का तरीका क्या है, x इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, ए इनवर्स बी, ये लिखा हुआ है। तो अभी हमने जो ए इनवर्स निकाला उसको यहां पर लिख देंगे ए इनवर्स की जगह पे, मतलब ये आ जाएगा -3 2, और ये आ जाएगा 2 -1। क्लियर हो गया ये? और बी, मैट्रिक्स बी, तो वो भी हमने इनिशियली स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर दिया था, वो क्या था यहाँ पर 2 और 3। क्या ये क्लियर हो गया? ओके, ये क्लियर हो गया सबको? अब उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्या तुम लोगों में से किसको किसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है? आता है? हाँ, तुम लोगों को तो आता ही है। डाउट है, चलो मैं बता देता हूं। सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या है 2x2, इसका ऑर्डर क्या है 2x1। ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं, पहले देखते हैं कितने रोज हैं, तो 2 रोज, वो नंबर पहले आ जाएगा। कितने कॉलम्स है, तो 2 कॉलम्स, तो 2x2। इसमें कितने रोज है, 2 रोज, तो 2 आ गया। कितने कॉलम्स, 1 कॉलम, तो 2x1 आ गया। क्लियर? अब अगर ये दोनों नंबर सेम हो तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जो कि है यहां पर। मतलब ये वाला 2 और ये वाला 2 सेम है, हटा देते हैं दोनों को, दोनों को हटाएंगे तो अब हमारे पास क्या बच गया, यहां पर 2 बचा, और यहां पर क्या बच गया, 1 बचा। मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और मल्टीप्लीकेशन के बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर हमें पता चल गया, वो क्या होने वाला है 2x1। मतलब उसमें 2 रोज होंगे और सिंगल कॉलम होगा। क्लियर हो गया? अब कैसे होता है मल्टीप्लीकेशन समझना, हम पहले वाले मैट्रिक्स के रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा, ये -6, और ये हो जाएगा +6। क्लियर हो गया ये? फिर सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम से, तो कितना हो जाएगा, ये 4, और ये कितना हो जाएगा, -3। सो फाइनली x इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 0 एंड 1। क्या ये क्लियर हो गया? और x हमने किस मैट्रिक्स को लिया था, ये वेरिएबल मैट्रिक्स को। तो वेरिएबल मैट्रिक्स जो हमारे पास x और y था, उसके एलिमेंट आ गए 0 और 1। इसका मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है, 1। क्या ये क्लियर हो गया? तो इस तरीके से मैट्रिक्स को यूज करके हम इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके, चलो तो ये वाला कंप्लीट करो, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखना सिमिलर वे में। और जो सॉल्व कर रहे थे एक बार कंफर्म करो, क्या तुम लोगों का ये सॉल्यूशन आया था? निखिल, सौभाग्य, बाकी सबका ओके। इस क्वेश्चन में हालांकि सिर्फ उसने क्या पूछा था, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए।
कंसिस्टेंसी मतलब सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमने पूरा सॉल्यूशन निकाल दिया, ठीक है। बाद में हम देखेंगे कौन सा सिचुएशन में कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। हाँ, डिटर्मिनेंट जीरो आएगा तो फिर आगे चेक करने का तरीका मैं बताऊंगा। किसी में आ रहा है क्या ऐसा? थर्ड वाले में आ रहा है? हाँ, नहीं, कंसिस्टेंट है या नहीं उसके लिए सॉल्यूशन तो उसका यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा। हम्म। हाँ, सेम मेथड है। 3/3 वाला सॉल्व कर। ये कौन सा क्वेश्चन लिया तूने? नहीं है। अच्छा, है। हम्म। डिटर्मिनेंट ए आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ये बता मुझे। मुझे ये बता, फर्स्ट क्वेश्चन तो सबने बना लिया, सेकंड क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही है? -1। सेकंड वाले में 3। किस में जीरो आ रहा है डिटर्मिनेंट? थर्ड में जीरो आ रहा है। हाँ, तो थर्ड में तुम लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। मैं उसके लिए ना थोड़ा जगह छोड़ना, थर्ड वाला बनाने के बाद मैं कुछ एक दो पॉइंट्स लिखाऊंगा। हाँ, उतना जगह चलेगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला जो कंसेप्ट था ना, उसको मैट्रिक्स में कैसे चेक किया जाता है। क्लास 10th में हम रेशियो से चेक करते थे, याद होगा, A1/A2 B1/B2 से। लेकिन यहाँ मैट्रिक्स के थ्रू हम कैसे चेक करते हैं वो लिख पाऊंगा अभी मैं। ठीक है, तो उसके लिए जगह छोड़ना। और तुम लोग अगर हो गया ना तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर देना सॉल्व करना। 1 से लेके 6 तक उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके लिए जगह छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स वही क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको सॉल्व करना है पहले। तुम लोगों का फर्स्ट हो गया, आराध्य नाम है ना? हो गया फर्स्ट? हाँ, ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है? मुस्कान। बन गया फर्स्ट वाला। सेकंड स्टार्ट करो, एक बार ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन, नोट करना। अनुष्का कौन सा सॉल्व कर रहे हो? हम्म।
आराध्य ये हो गया क्या कंप्लीट? ये हो गया तो नेक्स्ट स्टार्ट करना सेकंड क्वेश्चन, ठीक है? हाँ, ये है ना सामने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में x9 y13 and to the 18 minus 13 5 नहीं, x3 और y x3 y23 ये भी नहीं आ रहा है। और क्या आ रहा है? और x3 और y1 x3 y1 6 minus 1 5 3 और 1 4। हाँ ठीक है, 3 और 1 आएगा। एक बार इसका चेक कर लेना, सेकंड वाले का कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगा इसका 2 -1 1 1।
वेरिएबल मैट्रिक्स x तो हो गया x और y, कांस्टेंट मैट्रिक्स b तो हो गया यहाँ पर 5 एंड 4। ठीक है, इसका एडजॉइंट निकाला होगा तो एडजॉइंट निकालने के लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हो, 2/2 वाला है तो ये आ जाएगा 1 2, इधर पे 1 2 आ जाएगा, ये 1 और ये -1। चेक करो एडजॉइंट सही आया क्या? हाँ, ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे और इन दोनों का साइन बदल जाएगा। हाँ, इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 1 × 2 मतलब 2 माइनस -1 × 1, सो यूल गेट 2 + 1, तो ये आ जाएगा 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 आया क्या? चेक कर लो। हाँ, तो ए इनवर्स निकालना होता है, तो ए इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, तो 1/3 और एडजॉइंट की जगह पे आ जाएगा 1 1 -1 2। ओके, ये आएगा ए इनवर्स, चेक कर लेना। फिर फाइनली हम ये यूज करेंगे x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स b, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स b। तो x मतलब यहां पर आ जाएगा एक्स वाई, ए इनवर्स जो अभी हमने निकाला 1/3 1 1 -1 2, और b की जगह पे आ जाएगा 5 एंड 4। एक बार सारे बच्चे इधर थोड़ा ध्यान से सुनना, तो एक चीज क्या आप लोग वैसा फॉलो कर रहे हो कि नहीं? जब आप ए इनवर्स निकालते हो तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, तो ये नंबर अंदर मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है। अगर आप करोगे तो आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। आप इसको ऐसे ही रहने दो, जैसे देखो मैंने यहां पर ए इनवर्स को वैसे ही रहने दिया है, और इसके बाद 1/3 को यही छोड़ के फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर दो। ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 + 4 मतलब कितना आ जाएगा? 9। ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो -5 + 8 मतलब कितना हो जाएगा? 3। और अब आखिरी में 1/3 को अंदर भेज दो तो 9/3 और ये कितना हो जाएगा? 3/3। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा? 3 and 1। समझ में आया कि नहीं? तो ये वाले नंबर को अंदर मत मल्टीप्लाई करना, नहीं तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा फालतू के। तो x और y की वैल्यू आ गई। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड। अब सारे बच्चे इधर पे ध्यान दो जो सॉल्व कर चुके थे और जो कर रहे हैं, सारे के सारे। अभी तक जो हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए 1 और 2, उसमें हमें x और y की एक ही वैल्यू मिल रही है। एक ही मतलब एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है। जैसे यहां x की वैल्यू 3, y इज इक्वल्स टू 1, यूनिक सॉल्यूशन। पिछला वाले में भी क्या मिला था? यूनिक सॉल्यूशन, याद आया? और मैंने बताया 3 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो यूनिक, या फिर इनफाइनाइट, या फिर नो सॉल्यूशन। क्लास 10th में हम रेशियो से पता कर लेते थे a1/a2, b1/b2, c1/c2 से, लेकिन अगर 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन है तो वो फॉलो नहीं होगा यहां पर। तो हम मैट्रिक्स के थ्रू कैसे पता करते हैं, देखना इधर। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए कौन सा मैट्रिक्स है? याद आया? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो ऐसे मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और उस समय हमेशा हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। जैसा कि पिछले दोनों क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आया था और हमें यूनिक सॉल्यूशन मिला था, और यूनिक सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। समझ में आया ये चीज? लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आया तो हम दो चीजें चेक करेंगे, एक तो एडजॉइंट ए और बी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है। अगर वो भी जीरो है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या फिर जिसे हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। और अगर ये नॉन जीरो आया तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया? तो अगर आपको कंसिस्टेंसी चेक करने बोलता है, सॉल्यूशन चेक करने बोलता है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो ये ओवरऑल समरी उस चीज की, आप नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे ख्याल से डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ रहा है, तो अब ये चेक करो उसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। समझ में आया? नहीं नहीं नहीं, इसीलिए तो मैं ये चीज लिखवाया हूं, इसलिए मैंने जगह छोड़ने बोला था थर्ड के बाद।
कुछ लर्न कर रहे हो क्या? ओके ओके। हम्म, मतलब अगर डिटरमिनेंट हो जाएगा क्या चीज? तो इनवर्स नहीं निकालना है हमें, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट थोड़ी ना जीरो आएगा। मैं एक थर्ड क्वेश्चन में समझाऊं, क्या ये सबने नोट डाउन कर लिया? चलो थर्ड क्वेश्चन में हम ये चीज चेक करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे बताओ मैट्रिक्स ए क्या होगा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा? 1 3 2 6। ओके, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? तो ये हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब ये आ गया 6 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब ये आ गया 6, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 0। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो इसका मतलब अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा? अब हमें क्या निकालना, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि एडजॉइंट और ए और बी का प्रोडक्ट 0 आ रहा है या नॉन 0 आ रहा है। समझ गए ना? तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए। तो बताओ एडजॉइंट ए, शॉर्टकट रूल से बताओ एडजॉइंट ए क्या होगा? ये दोनों चेंज हो जाएंगे, 6 ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2 और ये आ जाएगा 1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब मैंने क्या बोला? एडजॉइंट ए और बी का प्रोडक्ट निकालो। एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स ये हो गया 6 -3 -2 एंड 1, और बी वाला मैट्रिक्स, तो बी वाला मैट्रिक्स कौन सा है? ये है 5 8। ये हो गया 5 8। इनको मल्टीप्लाई करते, तो अब देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा? फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से। क्या आएगा बताओ? 6 5 जा 30 और 8 3 जा 24, तो ये आ गया -24। और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? -10 +8। सो फाइनली क्या मिल रहा है यहां पर हमें? 6 -2। क्या ये एडजॉइंट ए इंटू बी, क्या ये 0 के नल मैट्रिक्स के बराबर आया है? नहीं आया। तो नहीं आया तो मतलब कौन सा टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। मतलब हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। समझ में आया ये चीज? लेकिन अगर ये 0 आ जाता तो वो कंसिस्टेंट होता। क्लियर? कुछ डाउट? उसके बाद उसके सॉल्यूशन नहीं निकालने। फोर्थ स्टार्ट किया क्या सॉल्व करना? अच्छा,
हाँ, एक काम करते हैं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वैसे एग्जाम में नहीं आता, तो हम एक काम करते हैं, 3 में तो वही है, 4 में भी वही है, 5 में भी वही है, 6 7 से स्टार्ट करो सॉल्व करना, एक काम करो 7th ऑनवर्ड्स अगर आप हेडिंग देखोगे ना तो इसमें क्या बोल रहा है, सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। पिछले में हमें सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना था। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट कर दो 7th ऑनवर्ड्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, मेरे को 3 वाला 3 इक्वेशन और यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट 0 है ना, 0x प्लस 3y माइनस 5, समझा? तो मतलब इसको 3/3 का मैट्रिक्स हम्म, क्या क्या चाहिए, क्या पूछ रहा है? x2 आया और y 10 माइनस 6 4 14 माइनस 9 5, हाँ ठीक है। 7th हो गया, 8th सामने। एक मिनट, ये कौन सा बनाया, थर्ड है क्या? तो 7th 8 नहीं बनाया क्या? अच्छा, बना चुके हैं। आंसर सही है ना? 7 का चेक कर लिया था, ये है 2 और 10 माइनस 6 4, 2 रखिएगा तो 14 माइनस 9 5, ठीक है। इसमें 2, ये देखिए -1 है और 2 +1 ले रहा है। हाँ ना, कोफिशिएंट विथ साइन लेना होता है। यहाँ पर भी वही गलती किया है, जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 कराया था उसमें दोनों सारे पॉजिटिव थे, इसमें विथ साइन लेना है हमेशा। क्लियर हो गया? हम्म,
आंसर वही है 5/11 और 12/11। चेक करते हैं, पहले ये चेक करो ए इनवर्स क्या सही है। 1/11 4 1 -3 2 ये सही है। -5/11 12/11 ये बोल रहे हो? हाँ ये ठीक है। 8th के जैसा ही 9th भी बन जाएगा, 10th भी बन जाएगा, सीधे सीधे आते हैं 11th पे। तो 9 और 10 होमवर्क करना। क्वेश्चन नंबर 11 पे अनुष्का तुमने कहा था कर लिया, 8 हो गया। ओके, तो जो मैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन बोल रहा था वो यहां से आएंगे। 3/3 वाले इक्वेशन, 2/2 वाला नहीं आएगा, वो खाली समझने के लिए था। तो सबसे पहले इन तीनों इक्वेशन को लिख के तीनों मैट्रिक्स लिखो। ए वाला मैट्रिक्स, बी वाला मैट्रिक्स और फिर एक्स वाला मैट्रिक्स, एंड देन एडजॉइंट वगैरह फाइंड आउट करना है। चलो स्टार्ट करो। मैट्रिक्स है 2 1 1 1 -2 -1 एंड 0 3 -5। कंफर्म करो। यहां तक हो गया। देन अब फर्स्ट स्टेप है यहां पर ए इनवर्स निकालना, और उसका फॉर्मूला 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए होता है। तो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, जिनको नहीं पता 3/3 का डिटर्मिनेंट, इधर ध्यान देना। सबसे पहले यहां पर ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा 2 1 1 1 -2 -1 0 3 एंड -5। ओके, इस तरीके से लिख लो पहले डिटर्मिनेंट। ये मैट्रिक्स था, डिटर्मिनेंट में वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी। ओके, अब इसके बाद 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल 6 तरीके हैं। ठीक है, 6 तरीके। या तो आप पहले रो को लेके सॉल्व करो, या दूसरा रो, या तीसरा रो, या पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। टोटल 6 अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। मैं अभी फर्स्ट रो से बताता हूं। अगर मान लो फर्स्ट रो को लेके सॉल्व करो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म आएगी 2, और फिर इस टर्म के रो और कॉलम को छुपा देंगे, हाइड करेंगे। तो हाइड करने पे हमारे पास क्या बच जाएगा, अगर इसको हाइड करेंगे तो ये बच जाएगा। तो इसका 2/2 वाला डिटर्मिनेंट यहां पर आ जाएगा। मतलब यहां पर क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट, -2 -1 3 -5। समझ में आ गया ये चीज। फिर हम फर्स्ट रो के नेक्स्ट एलिमेंट को लेंगे, जो क्या है यहां पर 1। फिर उस एलिमेंट के रो और कॉलम को हाइड कर देंगे, और जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट बना देंगे। तो क्या बचेगा 1 0 -1 -5। तो यहां पर आ जाएगा 1 0 1 0 1 0 नहीं 1 0 -1 -5। समझ में आ गया। अब उस रो के थर्ड एलिमेंट को लेंगे जो कि ये है। अब इसके रो और कॉलम को हाइड कर देंगे, तो यहां पर ये बच जाएगा। तो देखो ये वाला एलिमेंट क्या, अगेन हमारे पास 1 है,
और फिर उसके रो और कॉलम को हाइड करने के बाद जो बचा वो है 1 - 2 0 3। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर ध्यान दोगे ना तो यहां पर मैंने कहीं किसी भी जगह पे साइन नहीं लिखा, प्लस या माइनस क्या आएगा। तो वो साइन का भी एक प्रॉपर रूल होता है, प्लस लेना है कि कहां पर माइनस लेना है। ये सबको पता है कहां प्लस लेते हैं कहां माइनस लेते हैं, ठीक है। ये कहां पर प्लस लेते हैं माइनस लेते हैं, उसके लिए ना हम इनके पोजीशंस को देखते हैं। जैसे जो पहला एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या है 1 1 A11, दूसरा एलिमेंट की पोजीशन क्या है A12 A13, इसकी पोजीशन क्या हो गई 2 1 2 2 2 3, इसकी पोजीशन क्या हो गई 3 1 3 2 3 3। समझ में आई ये चीज? ठीक है। तो अगर मान लो इसकी पोजीशन जो है 1 + 1 even आ रहा है तो यहां पर पॉजिटिव साइन आएगा। अगर 1 + 2 ऑड आ रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन। तो ये वाला जो 1 था उसके सामने क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। ये वाला पोजीशन 1 + 3 इवन है, मतलब इसके सामने क्या लग जाएगा प्लस लग जाएगा। समझ में आ गया? या आप चाहो तो डायरेक्टली उसको इस तरीके से याद रख सकते हो, ये वाला नेगेटिव रहेगा, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ही चलता है ऑल्टरनेट साइड। समझ गए ना? ओके। ये करने के बाद अब हम इसके सॉल्यूशन को निकालते हैं। तो 2 इसको तो सॉल्व करना आ गया था, 2/2 वाला कैसे करते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 10 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -3। ओके, ये हो जाएगा -1। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -5 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 0, -1 × 0 +1 इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 3 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 0। समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा -1 × -5 मतलब कितना हो जाएगा ये +5 और 1 × 3 मतलब कितना हो जाएगा 3। तो फाइनली 26 + 5 + 3 हो जाएगा 8। तो ये आंसर आ जाएगा 34। क्या ये क्लियर हो गया? इसका डिटरमिनेंट 34 आया सबका। हाँ, अब आप अभी मैंने किसको लेके एक्सपांड किया था फर्स्ट रो को, है ना। आप किसी भी रो या कॉलम को लेके कर सकते हो, लेकिन अगर आपको करना हो तो किसको लेके करना चाहिए इस क्वेश्चन में। ये मैंने ना एक चीज गलत लिखी, सॉरी, ये मैं गलत लिख दिया। ये पहला प्लस रहता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस और फिर ये प्लस। प्लस से पहले स्टार्ट होता है, ठीक है, उसको करेक्शन कर लेना। हाँ, अब आपको किसको लेके करना चाहिए था? आपको फर्स्ट कॉलम को लेके करना चाहिए था, वो सबसे सूटेबल होता है। तो फर्स्ट कॉलम को लेके करोगे तो यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर डिटर्मिनेंट के अंदर क्या जाएगा -1 -2 -1 3 -5। फिर सेकेंड एलिमेंट कौन सा आ जाएगा ये 1, इस 1 के सामने क्या आ जाएगा -1, उसके रो और कॉलम को हाइड कर दो तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 1 और ये हो जाएगा 3 -5। इसको लेके भी 100। तीसरे वाले को नहीं भी लोगे तो चलेगा क्योंकि वो 0 है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो आप उस रो को लो जिसमें ज्यादा 0 हो या उस कॉलम को। समझ में आ गया? ये आंसर सभी में सेम आएगा। तो ये आ गया 1/, ये आ गया 34। यहां तक कर लो, फिर एडजॉइंट बता देता हूं। हो गया? हम्म। अब एडजॉइंट देखना उसको भी थोड़ा ध्यान से, क्योंकि उसमें भी
3/3 में टाइम टेकिंग है, इसीलिए तो ये 5 मार्क्स के लिए आता है। तो कैसे होगा समझना। मैंने एडजॉइन के लिए पहले फर्स्ट स्टेप क्या बताया, को फैक्टर्स निकालने, तो पहले को फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, और हर एलिमेंट का को फैक्टर निकलेगा, और जैसा बता रहा हूं वैसा ही निकालना, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अनुष्का तुमको आता है को फैक्टर एडजॉइंट निकालना? ओके, तो सबसे पहले ना इस तरीके से लिख लेते हैं, A11 A12 A13, फिर इधर पे A21 A22 A23, देन A31 A32 A33, इस तरीके से लिख लेते हैं पहले। ठीक है, अब सबसे पहले A11 मतलब किस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, इस एलिमेंट का, A11 वाला ये हो गया। इसके रो और कॉलम को छुपा दो, जो बच गया उसका ले लो डिटर्मिनेंट। तो बताओ इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 10 और माइनस माइनस मतलब +3, मतलब कितना हो जाएगा 30। तो यहां पर ये नंबर आ जाएगा 30। समझ में आ गया? फिर उसके बाद अगला किसके लिए लेना है, A12 मतलब ये वाला एलिमेंट, तो उसके रो और कॉलम को हाइड कर दो। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लो, तो कितना हो जाएगा, ये -5 और ये 0, मतलब -5 होगा, लेकिन इसकी पोजीशन 1 + 2 3 ऑड आ रही है, मतलब वो क्या हो जाएगा +5। तो इसका कोफैक्टर आ जाएगा +5। क्या ये समझ में आ गया? तो ऐसे ही सारे कोफैक्टर निकाल लो, निकालो अब जल्दी से सारे कोफैक्टर। और कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट ए का जो फॉर्मूला है कि सारे कोफैक्टर को रखने के बाद उसका ट्रांसपोज लेना। हो गया? गलत आ रहा है ना? मैं बताऊं, सबको पता है ये क्वेश्चन आता है, लेकिन 10 में से 8 बच्चे गलत बनाते इसका सॉल्यूशन, और आज पहली दूसरी बार नहीं, हर बार गलत बनाते। अब गलती खोज के बताओ, दिखाओ। सबसे पहले ये बताओ कोफैक्टर, कोफैक्टर सही निकाला कि नहीं वो चेक करते हैं। तुम दोनों का कोफैक्टर सेम आ रहा है, 13 5 3 8 -10 -6 -1 3 -5, को फैक्टर तो सेम आ रहा है तुम दोनों के, तो उसमें चांसेस गलती के कम है, प्रोबेबिलिटी कम है। फिर उसके बाद तूने सीधे इसको यहाँ पर प्लेस कर लिया, डायरेक्ट ट्रांसपोज ले लिया है ना, डायरेक्ट प्लेस किया तो ट्रांसपोज आ गया 8 -2, ठीक है। तेरा भी ए इनवर्स चेक कर, सेम आ रहा है 13 8 -1, फिर उसके बाद 5 -10 3 5 -6 -5, फिर उसके दिन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो 13, ये हो जाएगा 4 3 12, 13 + 12, और ये होगा -27, तो ये 25 25 -2। बुक का आंसर क्या आ रहा है? अच्छा 1 आ रहा है ना, और यहां पर तेरा -2 आ रहा है। क्या हमने डिटर्मिनेंट निकालने में तो कोई गलती नहीं की? डिटर्मिनेंट तुम लोगों ने खुद से निकाला, सेम आ रहा है, 10 + 3 13 13, और इधर पे -1 लगा के -5 -5 -3 -8 -8 मतलब +8, 8 + 13, नहीं यार 26 + 8 34, हाँ ये तो सही आ रहा है। एक मिनट रुकना, मैं एक मिनट चेक कर रहा हूँ, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 40, नहीं, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये मैं देख रहा हूँ कॉम्बिनेशन कौन सा सही होगा, इसमें 24 और 34 आएगा। कितना आ रहा है आंसर इसका, एक्स का 2 बोला ना, 1, मतलब ये 34 बनना चाहिए, ये 34 बनना चाहिए।
y का आ गया 1/2 और z का ये माइनस, तो इसमें क्या दिया है 3 दिया है, -3/2 दिया है, 49/34। एक बार मैं चेक करता हूं, पूरा को फैक्टर पहले मैं निकालता हूं। A13 कितना आ रहा है 3, A13 की वैल्यू 3 आ रही है। A21 -5 -3 -8 और ये आ जाएगा +8। A22 -5 -3 -5 -3 मतलब -8 -8 आ रहा है। नहीं, A22 के लिए निकाला है ना, 22 मतलब इस वाले एलिमेंट के लिए, तो -10 -10 आ रहा है। A23 मतलब इस एलिमेंट के लिए 6 और -6। A31 -1 + 2 मतलब 1 आ रहा होगा, एक मिनट चेक करने दो। -1 + 2 मतलब 1 आएगा, 1 आ रहा है। तुम दोनों सेम गलती कर रहे हो, मतलब A32 मतलब -2 -1 -3 तो ये आ जाएगा +3। A33 मतलब -4 -1 -5 ये आएगा -5। चेक करो तो ये सारे कोफैक्टर्स, किसी का कुछ मिसमैच है तो बताओ, मेरी भी गलती हो सकती है। एक बार चेक करो, आयुष तेरा चेक कर, ये आ रहा है सब सेफ, आंसर आ गया तेरा XYZ। ये 32 मतलब इसके लिए ना, तो ये इसको -2 -1 मतलब -3 और 32 मतलब +3 हो जाएगा। वन 1/2 और 3/2 आया ना, -3/2 तेरा थोड़ा सा गलती। 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। ऐसा करने के बाद इसका ट्रांसपोज लेना है, प्लेस करने के बाद, और जब ट्रांसपोज लोगे तो एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। चेक कर लो एडजॉइंट ए सही आया क्या, आ गया फाइनल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, एक और कर सॉल्व। एडजॉइंट ए सही आया क्या? हाँ, पीछे आयुष सही है एडजॉइंट ए, और आराध्य सही है एडजॉइंट ए। एक मिनट इधर सुनना ध्यान से, मैंने पिछले बार ये चीज बताई थी, दोबारा रिपीट करता हूं। मैं लिखने का एक पैटर्न फॉलो करता हूं, जैसे अगर ध्यान दोगे A11 A12 A13 मैंने लिखा, 21 22 23 31 32 33, ये लिखने से आपका शॉर्टकट तरीका क्या होता है, इसका जब ट्रांसपोज लेते हैं ना, तो आप डायरेक्टली इसको प्लेस कर सकते हो, समझ रहे हो ना। इसको सीधे सीधे क्या बना दो, फर्स्ट कॉलम बना दो, इसको सीधे सीधे क्या बना दो, सेकंड कॉलम, और उसको सीधे बना दो थर्ड कॉलम, जिससे आपको वो एक स्टेप बच जाएगा। पुट करो फिर ट्रांसपोज लो, तो उसमें कंफ्यूजन भी नहीं होता है। समझ में आ गया ना ये चीज? तो ये हो गया, आराम से मिल गया।